और बढ़िया बनाया जाए। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, है ना, चाहे किसी भी उसका एग्ज़ाम हो, जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जो ग्रामर का पैटर्न है, वो किस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बढ़िया बनाया जाए। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, चलो ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने। पहला क्वेश्चन कहता है, एक इडियम आपको यहाँ दिया हुआ है और आपको बताना है इसका सही मतलब, है ना। तो पहला इडियम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए गए इडियम का सही मतलब बताएं। इडियम क्या है आपका? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने की पूरी परमिशन। आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है। ये पीडीएफ आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक। तो मैंने कहा करना क्या है इसमें, आपको आंसर करना था, बताना था ग्रीन लाइट का मतलब। तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है किसी भी काम की परमिशन देना या फिर इजाज़त देना, है ना। कोई काम किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसकी परमिशन या उसकी इजाज़त देने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन लाइट बोलते हैं, ठीक। टू मिसअंडरस्टैंड नहीं होगा। टू ऑलवेज कंपेयर, हमेशा तुलना करना नहीं। टू बी लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, किसी चीज़ में बिल्कुल पजल्ड होना, भ्रम में होना नहीं होगा। क्या आंसर होगा? सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, कुछ करने की आज्ञा देना। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, समथिंग मतलब कुछ, और प्रोसीड मतलब शुरू करना। तो कुछ शुरू करने की क्या करना? परमिशन देना। दैट इज ग्रीन लाइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रीन लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कहता है, ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, कोई सा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये है पैसिव फॉर्म। आपसे पूछा है कि पर्टिकुलर सेंटेंस का पैसिव आपको बताना है ना। पैसिव वॉइस में कुछ करना ही नहीं होता आपको। क्या होता है पैसिव में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। कर्ता कर्म, कर्म हो कर्ता, हेल्पिंग वर्ब जब V3 लेता, है ना। कहता है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाए, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाए, वही सिर्फ पैसिव कहलाता। यानी कि ये मैंडेटरी है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और वर्ब में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 हो जाएगा। अब आपको ढूंढना है दूसरी बात, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, कैसे जानेंगे? कोई सेंटेंस प्रेजेंट, ये किस टेंस में लिखा हुआ है, कैसे मालूम चला? जो वर्ब आई है उससे मालूम चला, है ना। वर्ब होती है, जैसे मान लो राइट है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स, ठीक। ये इसको बोलते हैं V5 और इसको बोलते हैं V1, है ना। वैसे V1 V5 कुछ होता नहीं है। वास्तविकता में वर्ब का जो असली नाम है, इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म।
वास्तविकता में ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म होता है और ये प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, कोई भी वर्ब, दुनिया के कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिस रूप में वर्ब का जन्म होता है वो हमेशा प्लूरल होती है। कोई वर्ब आप ले लो, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। यू हैव टू मेक इट सिंगुलर बाय पुटिंग एस और ई एस आफ्टर इट। वर्ब में जब ऐसे आई एस लगा दिया जाता है तब वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। वैष्णवी कैसी हो बच्ची? दीपक, राज मल्होत्रा, तुम रिकॉर्डेड ही क्लास देखते हो क्या राज? चलो ठीक है, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग्स, राइट्स। ठीक, अब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है भाई, पैसिव में क्या है, राइट्स दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो हम बताएंगे भी कि अगर हमारे पास एक्टिव में V1 या V5 है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो पैसिव में हम इसको क्या लिखेंगे, इज, एम, आर प्लस V3। पैसिव में क्या लिखेंगे, इज, एम, आर प्लस V3 लिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम बउआ का झुंझुना टाइप क्वेश्चन है। बस आपको इतना देखना है कि राइट्स के बदले में, है ना, राइट्स के प्लेस पे क्या आ सकता है, तो आएगा क्या, इज, एम, आर प्लस V3। V3 इसका क्या होगा, रिटन। यानी कि अगर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो राइट्स की जगह पर क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस V3। ढूंढो किस में है, पहले में वॉज रिटन है, नहीं होगा। दूसरे में वॉज बीन रिटन है, नहीं होगा। इज बीन रिटन कहीं है, बीन नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ही राइट्स अ पेपर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किधर ले आओ, अ पेपर इज रिटन बाई हिम एवरी वीकेंड। हो गया, ठीक है। चलिए, ये क्यों ग्रामर का पार्ट, मैम को पीजीटी का एग्जाम देना है तो कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ग्रामर सब में सेम ही है, ग्रामर वो क्या सब में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पीजीटी के पेपर आपने देखा होगा पिछली बार का, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें सब कुछ, बस लिटरेचर तुम्हारी अलग है, वो अलग से हम लोग बात करेंगे उस पर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन। कहता है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको बताना है दिए गए वर्ड का अपोजिट मीनिंग, है ना। तो पहली बात तो रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। रोकना। अब आपसे ये कहा है कि इसका बताना क्या है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो भाई अपोजिट तो तब बताएंगे जब सबका मतलब पता हो, है ना। जब सारे वर्ड का मतलब आपको पता हो तब बताएंगे। तो पहला वर्ड क्या है, कॉपियस। बताइए भाई क्या आंसर होगा, सारे लोग बोलिए। जय भोले, जय भोले वैष्णवी। कोपियस का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर यानी कि अवंडेंट। अवंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत मात्रा में हो। प्रचुर का मतलब खूब सारी, देसी भाषा में क्या बोलेंगे इसको, खूब सारा, बहुत सारा। इसे क्या बोलते हैं, अवंडेंट बोलते हैं, है ना। एक अवंडन होता है, इसका मतलब होता है त्याग देना, है ना। अवंडन मतलब होता है त्याग देना, छूटा हुआ, बेकार। इसको और क्या ले सकते हो आप, एम्पल। एम्पल का मतलब भी है ना यही होता है। और क्या ले सकते हो, लश। बहुत बार आप सुना हुआ लश ग्रीन। लश ग्रीन का मतलब होता है भरपूर हरा भरा। तो लश का मतलब क्या होता है, भरपूर। तो इसका मतलब हो गया कोपियस का भरपूर। तो क्या लगता है इसका अपोजिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कैप्ड। कैप्ड का मतलब होता है छाया हुआ, घिरा हुआ। ये भी नहीं होगा, है ना। तो छाया हुआ, घिरा हुआ, रोका हुआ, ये भी नहीं हो सकता। चौथा वर्ड बचा है आपका सर्कमस्क्राइब्ड। बताओ, 2 रुपए दूंगा नगद। वैष्णवी तुम बताओ, अच्छा क्या मतलब होता है सर्कमस्क्राइब का। एक बार मैंने क्लास में बताया हुआ है,
क्या? बहुत सारा मतलब होता है इसका। एक मतलब होता है इसका प्रतिबंध लगाना, और दूसरा मतलब होता है शर्त लगाना। दो मतलब होते हैं किसके? सर्कमस्क्राइब के। एक प्रतिबंध लगाना या शर्त लगाना। शर्त लगाना, या इसको और क्या लिख सकते हो? स्टिपुलेट। क्या लिख सकते हैं आप? स्टिपुलेट लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ही होता है घेरना, प्रतिबंध लगाना, टर्मिनेट करना, सर्विसेज को रोक देना। टर्मिनेट, रोक देना, सेम मतलब है इसका। ठीक है, किसका मतलब है ये? सर्कमस्क्राइब का। दोनों मतलब हो गए, प्रतिबंध लगाना, शर्त लगाना। अब एक बात बताइए, अगर सिमिलर पूछा होता तो सर्कमस्क्राइब हो जाता। पूछा तो है अपोजिट, क्या आंसर होगा? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, जिसको बांधा ना जा सके, जिसको रोका ना जा सके, जो है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? पूछा है अपोजिट, क्या हो जाएगा? फाइनाइट। हाँ, अगर साइनो पूछा होता तो साइनो ये हो जाता, है ना? सिमिलर पूछा होता अगर आपसे कि भाई इसका साइनो क्या है, सेम मीनिंग का वर्ड क्या है, तो साइनो हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड। लेकिन अपोजिट पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? अपोजिट वर्ड पूछा है, अपोजिट क्या हो जाएगा? फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया वर्ड है, शादी कभी सुना हो आपने। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन मीनिंग। द सेम का मतलब होता है साइनो, द सेम का मतलब है सिनोनिम, यानी कि दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। बताइए। बोलिए। सोचो, बोलो तुम लोग। यहाँ देखो, जैड का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ा करना, है ना? जिसको आप और क्या लिख सकते हैं? स्ट्राइव, STRIVE। वैष्णवी बोलो बेटा, क्लियर है? और क्या लिख सकते हो? स्कफल, है ना? तो स्ट्राइव कहिए या स्कफल कहिए या झगड़ना या लड़ना झगड़ना कहिए, जैड का मतलब होता है। और अल्टरकेटेड का मतलब भी यही होता है। अल्टरकेटेड का मतलब भी होता है झगड़ना। असेंट का मतलब होता है सहमति। क्या मतलब होता है असेंट का? सहमति, किसी की परमिशन, है ना? असेंट यानी कि परमिशन। अल्टरकेटेड, अल्टरकेटेड का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, किसी से लड़ना। स्ट्राइव या स्कफल दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, और बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। एक वर्ड होता है स्पैट, कई बार यूज किया गया है, SPAT, स्पैट। ब्रॉल, BRAWL, ब्रॉल, है ना? ब्रॉल का मतलब भी होता है झगड़ना, लड़ना झगड़ना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी के अकॉर्डिंग नहीं होना। अकॉर्ड का अपोजिट, अकॉर्ड का अपोजिट, है ना? डिस्कॉर्ड। तो सबका मतलब सेम ही हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? इसका सेम वर्ड पूछा है। सेम वर्ड क्या हो जाएगा? अल्टरकेटेड। सेम वर्ड क्या हो जाएगा? अल्टरकेटेड। अल्टरकेटेड और जैड दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, मैचो आप जानते ही, मैनली, मर्दाना, मैचो मैन बोलते हैं ना, अब मैचो मैन, तो वही। चलिए, अकॉर्डेड, होना अकॉर्ड होती है ना, देना, प्रदान करना, परमिशन देना, सहमति देना। असेंट और ये दोनों सिनोनिम हैं। ये दोनों जो हैं
ये आपस में सिनोनिम है। असेंट का मतलब होता है सहमति देना, प्रदान करना, और अकॉर्ड का मतलब भी होता है प्रदान करना या सहमति देना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका रीअरेंजमेंट है या पैरा जम्बलिंग ऑफ द सेंटेंसेस है। आपको इस सेंटेंस में क्या करना है कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कीजिए। कहता है आर 12 ईयर्स इन द फॉरेस्ट वर। क्या मतलब है, पढ़ो उसको थोड़ा ध्यान से और पढ़ के आंसर बताइए सारे लोग। क्या बोला तुमने? ACBD। और बोलो। देखो, जब भी आपको PQRS बनाना है यानी कि रीअरेंजमेंट करना है, पहले समझो रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो कहता है कि रीअरेंजमेंट एक सेंटेंस है, एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ के अलग अलग सेंटेंसेस को हमने तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख दिया। यानी कि जैसे कि तुम तीनों ऑर्डर में बैठे रहो, तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा। हमने क्या उस सीक्वेंस को तोड़ दिया, आपको उठाया यहाँ बैठा दिया, आपको वहाँ बैठा दिया, आपको वहाँ बैठा दिया, और अब आपसे कहा कि आप एक काम करो, जो पहले सीक्वेंस था उस सीक्वेंस में दोबारा से सबको अरेंज करो। दिस इज रीअरेंजमेंट। जैसे मैंने कहा कि दे अ कैप्टन मेड हिम। दे अ कैप्टन मेड हिम। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको करना क्या है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है सेंटेंस का, बोलो। वाक्य मतलब तो हिंदी हमें पता है। वाक्य मतलब शब्दों का ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, समझे, वो वाक्य कहलाता है। लोग वाक्य की डेफिनेशन नहीं जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सेंटेंस है क्या, बोलो। क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यील्ड अ प्रॉपर मीन। शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई मतलब निकलता हो। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बात समझे? शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई मतलब निकलता हो। अब दे अ कैप्टन मेड हिम, कोई मतलब है इसका? नहीं। यानी सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या है सब्जेक्ट? दे। उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या होगी? मेड। तो दे मेड, उसके बाद हिम अ कैप्टन, तो दे मेड हिम अ कैप्टन। ये आपका सेंटेंस हो गया। यही अरेंजमेंट जो है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज PQRS और री अरेंजमेंट और पैरा जम्बलिंग ऑफ द सेंटेंसेस। यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? पैरा जम्बलिंग या जम्बल्ड सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक, अब ढूंढो। तो आर 12 ईयर्स, यहाँ शुरुआत हुई, कहानी की शुरुआत हुई यहाँ से। आर 12 ईयर्स इन द फॉरेस्ट, कहता है कि हमारे 12 साल कहाँ? जंगल में। वर थे,
डैश, अब वर आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव आए या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, आईएनजी फॉर्म आए। यू वर इंटेलिजेंट, मैंने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, यू वर इंटेलिजेंट, या तो एडजेक्टिव आए, या यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, यानी कि कोई तो आएगा दोनों में से। ढूंढो कहाँ है दोनों में से। तो आर 12 years इन द फॉरेस्ट वर एंडिंग, हमारे 12 साल जो थे जंगल में वो समाप्त हो रहे थे। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, है ना। अब यानी कि इसके बाद वर के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो पहला वाक्य क्या होगा, बी होगा। ढूंढो पहला बी किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि आंसर या तो ये होगा ये होगा, इन आंसर कोई होगा, ठीक। तो एंडिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, हाँ अब एंडिंग आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर राम हैड लॉस्ट वी वुड हैव टू, तो बी के बाद क्या आएगा, ए, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, ए बी ए डी सी। केवल दो ही ढूंढने होते हैं, बाकी तो अपने आप ही अरेंज कर लेते हैं। स्टोरी में केवल आपको दो ही वर्ड ढूंढने हैं, दो ही लाइन ढूंढनी है। यहां से स्टार्ट थोड़ी हुआ है, स्टार्ट तो ऊपर से हुआ ना, हाँ तो उसके बाद की लाइन जोड़नी है आपको, ठीक है। अगला, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कोई भी एग्जाम उठा के दुनिया का आप देख लीजिए, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के पूछ रहा है ना। बताइए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, बोलो। बोलिए, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। पहला वर्ड है क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब क्या होता है, क्या अंतर होता है क्रॉकरी और ग्रोसरी में, व्हाट इज ग्रोसरी। क्रॉकरी क्या है और ग्रोसरी क्या है। क्रॉकरी जो आपके घर में बर्तन होते हैं वो, है ना, जितने बर्तन हैं वो सब क्या है, क्रॉकरी है, ठीक। और ग्रोसरी क्या है, खाद्य पदार्थ। ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ से आप खरीद के लाते हैं सामान, वो क्या होता है, ग्रोसरी स्टोर होता है, ठीक है। तो क्रॉकरी और ग्रोसरी। इसके बाद वर्ड है मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है किसी का उपहास, मजाक। वर्ड क्या है, उपहास या मजाक, ठीक है। क्या, हाँ स्पेलिंग सही है इसकी, स्नेयर, स्कॉफ, सिनोनिम्स होते हैं, मॉकरी के सिनोनिम्स होते हैं स्नेयर, स्कॉफ। और एक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा है, डेरिजन, DERISION। डेरिजन का मतलब भी होता है किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। तो डेरिजन, स्नेयर, स्कॉफ और मॉकरी, सबका मतलब क्या होता है, हंसी बनाना, मजाक बनाना, किसी का उपहास करना, है ना। जैसे बचपन हम लोग स्कूल में करते थे, है ना, किसी का नाम कुछ भी रख दिए। स्कूल कॉलेज में बहुत होता है, हम लोग तो बहुत ही किए हैं। हम लोग तो मतलब कतई जहरीले लोग रहे हैं ना। आई वॉज नेवर शरीफ आदमी, हम इतने बिकट थे। कोचिंग में जहाँ पढ़ते थे हम लोग, तो थर्ड बेंच पे बैठते थे हम, तो अगर नहीं क्लास गए तो थर्ड बेंच खाली, कोई बैठेगा नहीं, सबको पता था वो आएगा, है ना। अब देखिए, एक वर्ड है बेनेडिक्शन, इसकी सही स्पेलिंग होती है BENEDICTION, यानी कि सही स्पेलिंग कहाँ है, गलत स्पेलिंग क्या है, बेनेडिक्शन की स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग होनी चाहिए BENEDICTION। बेनेडिक्शन क्या मतलब होता है, बेनेडिक्शन का, बेनेडिक्शन का मतलब होता है, बोलो, फेलिसिटी, FELICITY
वाई। फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। बात समझे? तो यानी कि गलत स्पेलिंग किसकी है? बेनेडिक्शन की। स्पेलिंग होती क्या है? ये, और मतलब क्या होता है? ये। तो सारी बातें क्लियर हैं? ठीक, बोलो भाई तुम लोग। मॉकरी, डिस्परेज, बिलेट, डर्सी, सेंसियर, नहीं मेलाइन तो नहीं कह सकते हो, मेलाइन से लिटिल डिफरेंट वैष्णवी, है ना? मेलाइन इज अ लिटिल डिफरेंट वर्ड। है ना? मेलाइन जो है वो ईर्ष्या, हेट्रेड होता है। हो तो बहुत सारा सकता है। बिलिटिल मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, तुच्छ बनाना। ठीक है, चलो। जेस्ट लिख सकते हो, GEST, जेस्ट। जेस्ट का मतलब यही होता है। हाँ, तो जोक। अब मगर मतलब क्या होता है? तब से मतलब होता है। अगला, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अगेन देयर इज अ PQRS एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। बोलिए। तो कहता है करप्शन इज डैश। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब में क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। सोचने वाली बात है। तो करप्शन इज टाइपिफाइड। वर्ब है कहाँ? खाली इसी में तो है। तो करप्शन इज टाइपिफाइड बाई दिस ऑनेस्टी। कहता है करप्शन जो है वो दर्शाया जाता है। टाइपिफाइड मतलब एक्सप्रेस करना। तो करप्शन, करप्शन इज टाइपिफाइड, करप्शन दर्शाया जाता है किसके द्वारा? बेईमानी के द्वारा। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के द्वारा। और द मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। जो पब्लिक सेवाएं हैं उनका मिसयूज, गलत प्रयोग करना या दुरुपयोग करना, उसके द्वारा क्या किया जाता है? करप्शन बताया जाता है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? क्यू, उसके बाद पी। तो QP हो गया। तो भाई करना ही नहीं है, QPRS। दो मिल गए तो बाकी अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दो के बाद तीसरा ढूंढना पड़े आपको। हम तो कम से कम 1,000 से ज़्यादा ये सॉल्व कर चुके होंगे, है ना? मैक्सिमम में 50-50 है। 50 में एक में, और 50 में दो में। तीसरे नंबर कभी नहीं आता। अगला, वन हु क्योर्स आई डिजीज। वन हु क्योर्स आई डिजीज, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताइए, वो जो आंखों का इलाज करता है, वो जो आंखों का इलाज करता है वो कहलाता है ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना? और जो आंखियों से गोली मारता है वो, अरे आंखों से इशारे सुने हैं ना, गाना सुने हो, आंखियों से गोली मारे। तो वो जो आंखियों से गोली मारे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओकुलेसिक्स। क्या बोलते हैं? ओकुलेसिक्स। ओकुलेसिक्स इज द स्टडी ऑफ आई मूवमेंट। आंखों का जो मूवमेंट होता है, जो मतलब ऐसे ऐसे हम लोग जो आंखें घुमाते हैं ना, ये, तो इसका जो अध्ययन होता है, आंखों से इशारे किए जाते हैं, उसका जो अध्ययन होता है, दैट स्टडी इज नोन एज ओकुलेसिक्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, ये चश्मा हम कहाँ लिए लगाते हैं? ये रेडिएशन की वजह से। इतना विटामिन ए हमने पिया है कि 100 साल जब हो जाएंगे ना, 90 साल तो जिएंगे हम, तभी टनाटन आके रहेंगी मेरी एकदम। वो सुने थे कौन मूवी आई थी, जब मैं जाऊं तो ऐसे ताव देते, ऐसे जाएंगे हम। बहुत विटामिन ए पिया। गांव में थे तो गांव में मैडम नर्स आती थी पहले। अब शहर में तो होता ही नहीं कुछ भी। शहर में बड़े लोग रहते हैं, सो कॉल्ड गधे लोग, मूर्ख लोग। हाँ, मतलब सो कॉल्ड अपने आप को हाँ पाए दिखाने के लिए कि देखो हम कितने एलीट हैं। तो गांव में लोग रहते हैं, इंसान रहता है, यहाँ लोग रहते हैं। तो वहाँ नर्स आती थी, बोतल लेके आती थी, लल्ला ये पी लेना। बहुत ख़राब लगती थी पीने में, हम तभी पी लेते थे। जितनी चीज़ें खराब हैं, जो सबसे घटिया चीज़ लगती है तुमको, हमें दे दो, हम खा लेंगे।
अगर वो फायदेमंद है तो। हम एक शेक बना के पीते हैं रोज, बहुत ही बुरा लगता है पीने में भाई, यक एकदम, अंजीर और बादाम वादाम डाल के, बहुत ही बुरा लगता है पीने में। मतलब आम आदमी अगर पी ले तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन हम पी लेते हैं ना, होगा तो होगा। दवाई खाने से अच्छा ही है, 6 गोलियां खाओ, सिरप पियो, उससे बढ़िया है। हरियाणा वाले क्यों इतने स्वस्थ रहते हैं? स्वैग है भाई उनका, खाते पीते बहुत हैं, और दूध अंधाधुंध। बोलिए, तो बायोलॉजिस्ट, बायो मतलब होता है लाइफ, जो लाइफ का अध्ययन करे। नेफ्रो, किडनी, जो किडनी का डॉक्टर होता है, जो किडनी का अध्ययन करता है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। ऑप्टिशियन, वो जो चश्मा बनाता है ना, वो कौन होता है? ऑप्टिशियन। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आँखों का अध्ययन करता है, जो आँखों का डॉक्टर होता है, वो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन केवल चश्मा बनाता है, नंबर, उसका डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर अलग होता है, देखेंगे आप, डॉक्टर अलग अलग होता है और चश्मे वाला अलग होता है। ठीक है, आजकल ये कोर्स बहुत प्रचलन में है। किडनी वाला डॉक्टर, बढ़िया। चलो अगला, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। एक वर्ड है ब्लेसफेमस, है ना, ब्लेसफेमस का क्लोजेस्ट वर्ड आप बताइए कौन सा है? बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कट्टरपंथी देश हैं, जहां पर थियोक्रेसी चलती है। थियोक्रेसी का मतलब होता है जब सरकार ईश्वर के सिद्धांतों पे चलाई जाए, जब ये कहा जाए कि ऐसे करो नहीं तो भगवान जी को बुरा लग जाएगा। तो एक बार हम एक आदमी से पूछ लिए कि ये बताओ, भगवान जी खाली बैठे हैं क्या? क्या आज हमने ऐसे नहीं बैठे, मंगलवार है आज हम नहीं नहाए तो भगवान नाराज होंगे, आज हम गुस्सा? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन लोग होते हैं, उनको लगता है कि मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और फिर हम उसके लिए कुछ करते भी हैं। उन्हें ईश्वर को केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, वो है नहीं, वो कहीं नहीं है, वो तो उसका आता पता नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बड़े लोग बड़ी बातें। ब्लेसफेमस, ईश, निंदा करने वाला, जो असम्मान करे। ब्लेसफेमी होती है ना, ब्लेसफेमी। बहुत सारे देश, हाँ सही जवाब, बहुत सारे देशों में ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी के लिए फांसी की सजा है। आप देखते हैं कि किताब वहाँ जला दी, वहाँ लोगों ने इतने घर जला दिए, ये कर दिया वो कर दिया, वो यही तो है ब्लेसफेमी, ईश, निंदा, है ना। तो ब्लेसफेमी क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ऑथेंटिक मतलब सही, जेन्युइन इसका अपोजिट। अगला वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बैक्टेड पार्ट। ठीक है, इसके बदले में यहाँ क्या आ सकता है? अगर कुछ नहीं आ सकता है तो आंसर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट। कहता है सेम क्वेश्चन पीजी में पूछा है, देखेंगे आप तो। द प्ले वॉज ईदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वॉज। देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है, हिंदी समझो, द प्ले वॉज, जो प्ले था, जो गेम था, जो नाटक था, वो उतना ही फनी था और उतना ही डिस्टर्बिंग था जितना कि शिवांग ने बोला था। एक बात ये हो सकती है, अब आपसे कहा इसके बदले में कुछ और लिख सकते हो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्ले ना तो उतना अच्छा था और ना ही उतना बुरा था जितना कि शिवांग ने कहा था। दोनों बातें हो सकती हैं। तो इम्प्रूवमेंट मांगा है तो इम्प्रूवमेंट कोशिश करेंगे, पहले हम इम्प्रूवमेंट देंगे। हमने आपसे कहा कि भाई इनको पेन दे दो, तो पेन है तो दे दो, नहीं है तब आप मना करेंगे भाई हमारा पेन नहीं है ना। तो ईदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग, तो या तो ईदर और का मतलब होता है या तो, ठीक, और नीदर एज फनी नॉर एज, दोनों बातें हो सकती हैं। यानी इसके बदले में अगर हम ये भी लिख दें तो भी सेंटेंस सही है। नो इम्प्रूवमेंट आंसर कब होता? जब कोई ऑप्शन नहीं होता, सारे ऑप्शन गलत होते, ये खाली यही सही होता तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाता।
भोले, कहाँ हो बाबा। अब कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, है ना, इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। कहता है कि भैया ढूंढो किस सेंटेंस में कोई एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आंसर होगा नो एरर। तो बताओ भाई किस में एरर है। तो फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजीज। पता नहीं हमको। बफर हो रहा है, बफर तो नहीं होना चाहिए वैसे, अब तो नहीं हो रहा। अच्छा बीच में होने लगा हुआ, बीच बीच में कभी कभार हो जाता है। बोलिए क्या लगता है क्या होना चाहिए। अब देखिए फैशन माइट नॉट बी, ठीक, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट जो है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बोलो क्या नाम है आपका, रिकी, हाँ बताओ क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन क्या है। एकदम सिंपल तुमको लॉजिक हम बताए थे उस दिन, क्या बताए थे कि जो भी नाउन के बारे में बताए वो सब एडजेक्टिव है। कुछ भी हो, कुछ भी, पीला, नीला, हरा, काला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक, दो, तीन, चार, एक पेन, चार पेन, पांच पेन, काला पेन, नीला पेन, हरा पेन, मजबूत पेन, पेन के बारे में कुछ भी आप बताओगे सब एडजेक्टिव होगा। बात समझे, यानी फर्स्ट क्या है बच्चा, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ये होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसको और क्या बोलते हैं, नाम होता है इसका ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल का मतलब जो क्रम बताए, ऑर्डर बताए, सीक्वेंस बताए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव बिना दा के नहीं लिखे जाते। ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो बिना आर्टिकल दा के नहीं लिखे जाते। तो फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। वैसे यहाँ पर माइट की जगह पर मे अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फैशन मे नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजीज, है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हमारा है और माइट पास्ट में लिखा जाता है ना। हाँ तो मतलब यहाँ दा होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, मे होना चाहिए, ठीक है। तो फैशन मे नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्शन कर लिया हमने, आंसर हो जाएगा ये वाला। है ना भाई। अब क्या किया है, दो तरीका पूछा है, एक सेंटेंस दे दिया, फिर इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, आपसे कहा किस पार्ट में एरर है, तो जिस पार्ट में एरर हो वो कहाँ लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन, शी सेड टू हर प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। ये आपका क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है, मैंने 76,000 करोड़ बार ये बात आपको बताई है कि जब भी नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखना होता है ना, सेट टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। अच्छा बताओ सेंटेंस कौन सा है, बोलो सेंटेंस कौन सा है, मतलब इम्परेटिव है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है। आपके यहाँ में तो पूछे जाते हैं कि दिया गया वाक्य कैसा है, कैसा है, इम्परेटिव है, आदेशात्मक वाक्य है, जहाँ पर निवेदन किया जाए, जहाँ सलाह दी जाए, जहाँ आदेश दिया जाए, वो वाक्य इम्परेटिव वाक्य होता है, ठीक। अब इम्परेटिव में टोल्ड की जगह पर क्या लिखते हो, रिक्वेस्टेड। टोल्ड भी लिख सकते हैं अर्ज्ड, सजेस्टेड,
एडवाइज्ड, कमांड, ऑर्डर्ड, क्योंकि प्लीज दिया हुआ है इसलिए रिक्वेस्टेड लोगे। ठीक है, तो अब देखो एक बात, टेंस कभी चेंज नहीं होता, सेट टू के बदले में आएगा रिक्वेस्टेड ही। यहां क्या लिखा है? शहीद हो गया, कमांडेड शहीद हो गया, क्यों शहीद हुआ? प्लीज दिया हुआ है, अब प्लीज है तो रिक्वेस्ट होगा, शहीद हो गया, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, अब देखो इंपरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आता है? दैट, लेकिन इंपरेटिव में क्या आता है? टू। अब इन दोनों में टू कहाँ आया है? इसमें आया है, आंसर ये हो जाएगा, हो गया। शी रिक्वेस्टेड हर टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। रटके कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, आपने करना क्या है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप चीजों को एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, a fully grown Chihuahua weighs less than the average house cat. बोलो, आपको बताना है ये वाला पार्ट जो है अंडरलाइंड है, ये वाला, ये इतना, इसके बदले में आपको बताना है क्या लिखा जा सकता है। बोलिए, ये मालूम क्या है, क्या होता है? मैक्सिको का एक राज्य है, मैक्सिको कहाँ है? रूस पे। तो मैक्सिको का एक राज्य है चिहुआ, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, कुत्ते की सबसे छोटी ब्रीड। छोटे कुत्ते में कुत्ते देखे होंगे इतने बड़े बड़े, तो वो जो कुत्ते होते हैं वही होते हैं चिहुआ हुआ, तो वही कुत्ता है। तो कहता है अ फुली ग्रोन, फुली ग्रोन यानी कि पूरी तरीके से बड़ा हुआ, पूरी तरीके से ग्रो किया हुआ चिहुआ वेज जो है लेस देन एवरेज हाउस कैट, जो घर की छोटी बिल्ली होती है उससे ज़्यादा कम वजन होता है इसका, यही मतलब है इसका, है ना। कहता है अ फुली ग्रोन, एक पूरी तरीके से वयस्क चिहुआ कुत्ता जो है उसका वेज यानी कि वजन, उसका वजन कितना होता है? लेस देन, कम, किससे? द एवरेज हाउस कैट, जो छोटी वाली बिल्ली होती है घर में पालतू उससे कम होता है, यानी उससे छोटा होता है कुत्ता। ये बहुत सारे लोग पालते हैं कुत्ता, पालो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे बड़े पापा कहते हैं जो पाले कुत्ता सो, है ना। अरे पालने हैं माँ बाप की सेवा करो, कुत्ते मतलब माँ बाप को पूछ नहीं रहे हैं। हमारी कॉलोनी में बड़े लोग रहते हैं, कुत्ते घुमाएंगे, अम्मा पापा नहीं पूछते, वो मम्मी उनकी अकेले रह रही हैं, अपने आप पात रही हैं, खा रही हैं और बुढ़ापे में चल रही हैं। कुत्ता रोज शाम बेटा मेरा टॉमी मेरा मिलल्ला, है ना। तो है कौन सा? कोई सा भी, हमको फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता था, कुत्ता है, कुत्ते रहेगा। एक बार हम टहल रहे हैं मॉल में, B3S मॉल में दिल्ली में, तो कुत्ता मेरे आसपास से घूमने लगा के, तो हम बोल दिए हट कुत्ते, आंटी जी भड़क गई हम पे, हम सोचे तुमने मेरे बच्चे को कुत्ता कहा, हम कंफ्यूज कि इनका बच्चा इसको हमने कुत्ता कहा। तो हमने आंटी हमें पता नहीं था कि दिल्ली में लोगों को कुत्ते बच्चे होते हैं, हम गांव देहात के लोग हैं, हमारे यहाँ तो इंसान के बच्चे होते हैं। नहीं बोली हमने आज तक कुत्ता नहीं कहा इसको। तो हमने कहा भाई कुत्ता नहीं कहा आपने, कुत्ता नहीं है ये कुत्ता था, ये कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। और आप इंसान के बच्चे से ऐसे बात कर रहे हो, कुत्ते का मुंह चाट रहे हो, अभी यहाँ फिसल गिर जाओगी ना तो यही आपका बच्चा आपको उठा के लेके जाएगा, ये कुत्ता ना ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुत्तों से नफरत है,
हमको हर जानवर से बहुत प्रेम है, और इसीलिए मैं एक भी जानवर की लाश नहीं खाता। कुत्ता, बकरा, भैंसा, सांप, छछूंदर, मुर्गा, छिपकली, कॉकरोच, कुछ भी नहीं खाता मैं। हम तो सोच लिए कि जब कभी खाने का मन करेगा सीधे आदमी खाएंगे। लाश ही खानी है तो बकरा क्यों खाओ, मछली क्यों खाओ? अपने आप बढ़े जा रहे हैं, सोच रहे हैं 5 किलो वजन कम हो जाए, पेट थोड़ा छांट लेंगे, 100 ग्राम तल के। आदमी अपने आप इतना बढ़ा जा रहा है, खुद पे काम करो। अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर गर्दन नहीं काटनी चाहिए। किसी की गर्दन काट के कुछ लोग तो रेत के छोड़ देते हैं, तड़पता रहता है बेचारा, कितनी तकलीफ। तुम्हें क्या लगता है जब वो मर रहा होगा तो क्या कहता होगा कि बेटा मेरी टांग खाना, तुम्हें बड़ा हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा कहता होगा मन से। वो बड़ा कष्ट उसको होता होगा, बड़ी उसको पीड़ा होती होगी, है ना। तो अपने हाथ में जरा छू जाए तो माय गॉड बहुत दर्द हो रहा है, और उसकी तुम गर्दन कटवा दिए, काहे? तो खाली टंगड़ी कबाब खाने के लिए। क्या लॉजिक है इसका? डू नॉट मेक योर स्टमक ग्रेव यार्ड ऑफ एनिमल्स। अपने पेट को जानवरों की कब्रगाह ना बनाएं। ये बहुत अच्छी चीजें खाने के लिए है, मेवा, काजू, किशमिश, है ना, आनंद लीजिए जीवन का। चलिए क्या हुआ? अ फुली ग्रोन। अगला, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बोलिए। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट वी ऑल हैव गुड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। दैट इज नॉट, वाटर दूषित होता है, दैट इज नॉट डैश बाई हैवी मेटल्स और केमिकल्स। जो पानी, कैसा पानी? जो हैवी मेटल्स और केमिकल्स के द्वारा क्या ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित। जो हैवी मेटल द्वारा क्या ना हो, दूषित ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड। ये आपका फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, कोई भी एग्जाम आप दोगे सब में आता है, टैट, सुपर टैट सब में आता है ना। एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री, टैट, सुपर टैट, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस सब में। चलिए आगे, एक वर्ड और है इसमें, पर्ज। बताओ जरा क्या मतलब होता है पर्ज का? एनीवन? पर्ज मतलब होता है शुद्ध करना, शुद्ध करना, यानी कि डिसइंफेक्ट। यानी क्या हो जाएगा बच्चा? डिसइंफेक्ट। ये आपका 2022 में आया हुआ पेपर है सीरियल में, समझे? हाँ, तो शुद्ध करना यानी कि डिसइंफेक्ट। ये बीच बीच में हम कराते रहते हैं, इससे आपको आइडिया लगता है कि खाली पढ़ रहे हो या कुछ जानते भी हो, है ना। चलिए और भी बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो आप इसके लिए। वैष्णवी, ठीक है बेटा। चलो, आप डेपुरेट, आप चाहो तो इसके लिए DPURAT। डेपुरेट का मतलब भी होता है शुद्ध करना, है ना। डिस्टिल का मतलब भी होता है शुद्ध करना। पानी को कहते हैं ना डिस्टिल, आता है डिस्टिल वाटर, इंजेक्शन में जो पड़ता है वो कैसे बनता है? इस पानी को गर्म करो, जो भाप ऊपर लग जाए उस भाप को इकट्ठा कर लो, बूंद बूंद, वही डिस्टिल वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द, है ना। चलो, और नॉट मतलब जानते हैं, गांठ बांधना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। They know they will face either a swift backlash or deafening silence. क्या डेफनिंग का मतलब क्या होता है? डेफनिंग का जो बहरा कर दे, गगन भेदी, है ना। डीफ एंड डम होता है ना, डेफ एंड डम, वही। भोले, बोलो। अब देखो, पढ़ो। कहता है कि दे नो, वे जानते हैं क्या? कि दे विल फेस, उन्हें फेस करना पड़ेगा ईदर अ स्विफ्ट बैकलैश और डेफनिंग साइलेंस,
या तो बहुत ज़्यादा विरोध या फिर कतई सन्नाटा, है ना, बहुत तेज आवाज़, गगनचुंबी गगनभेदी आवाज़, गगनभेदी साइलेंस, यानी कि एकदम कतई पिंड ऑफ साइलेंस कहने का मतलब ये है। दोनों में से कुछ तो फेस करना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, इसमें ग्रामेटिकल एरर कहीं है ही नहीं। दे नो, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। दे विल फेस, उनको फेस करना होगा। इधर स्विफ्ट बैकलैश और डेफनिंग साइलेंस, इधर के बाद का स्ट्रक्चर और के बाद का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए है। इसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद भी सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी पूरा सेंटेंस सही है। आंसर क्या होगा? नो एरर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? नो एरर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज के इस सेशन में ये हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए, ठीक है। ऐसे ही सेशन हम लोग रेगुलर करते रहेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। गर्जनापूर्ण, इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो? शोर हो, है ना, गर्जन हो। शैटरिंग, जब थंडर आता है ना, शैटरिंग साउंड होता है, वही, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही, यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन। थैंक यू क्लास।